Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject हिंदी chapter number 4 एक प्रश्न चार उत्तर। यानी इसका मीनिंग है कि एक सवाल के चार उत्तर है, एक क्वेश्चन के 4 आंसर है। इस पाठ के लेखक का नाम है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश का जन्म ईस्वी सन 1819 में हुआ और इनका निधन यानी इनकी मृत्यु सन 1971 में हुआ। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपना कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर चार महान अनुभव ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णांत ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महान अनुभव के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। तो इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्री प्रकाश है। इनका जन्म ईस्वी सन 1819 में हुआ और इनका निधन इनकी डेथ जो है 1917 में हुआ। और ये एक हिंदी के साहित्यकार जाने माने लेखक है। उन्होंने अपनी लेखनी द्वारा राष्ट्रभक्ति, संस्कृति, सामाजिक और भी बहुत सी समस्याओं पर प्रकाश डाला है। इनकी भाषा बहुत इजी है, सहज, सरल और सहज है, यानी बहुत इजी है। उन्होंने निबंध भी लिखे हैं और जीवन की छोटी छोटी बातों को और उसको सोचने समझने का चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। जैसे कि इस पाठ में श्री प्रकाश ने बताया है कि एक ही प्रश्न के चार उत्तर है जो अलग अलग महान अनुभव ने अपने अपने तरीके से दिए हैं। तो आइए हम इसके आगे हम पाठ का शुरुआत करते हैं। सबको ही कुछ न कुछ खब्द होता है, मुझे भी कई बातों का खब्द है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ तो साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। यानी सबको कुछ न कुछ खब्त यानी कमी होती है और मुझे भी कुछ कमी है। उनकी दोस्ती जो है क्या एक विदेशी से हो जाती है और जब उनके सदैव यानी उनके साथ होता हूँ तो सोचता हूँ कि हमारे देश में कुछ दिनों के कारण पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। यानी अपने देश में हम रहते हैं तो हमको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उनके किसी शुभ अवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। यानी इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी है कि इस देश में हम इंडिया में या कोई भी देश में हम अगर रहेंगे तो वहाँ का हमको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो एक उनके मित्र होते हैं जो विदेशी होते हैं, तो वो उनसे सवाल पूछ बैठते हैं कि ऐसा कि इस देश में बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े महापुरुष लोग रहते हैं, फिर भी देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है। कि जैसे हमको लगता है कि हम जहाँ ज्यों के त्यों यानी जहाँ के वहीं खड़े हुए हैं।
लेखक इस तरह से सोचते हैं और अपने मित्र से कहते हैं। इसके आगे, मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। अब लेखक ने यहाँ पे एक क्वेश्चन करा। अब उसका आंसर देने के लिए सबसे पहले जो शख्स है वो कौन है? एक वृद्ध ईसाई पादरी है। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में उतना ही नहीं पर साप्ताहिक देश के दरिद्र नर नारियों का सामाजिक सेवा में लगे रहे। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में ही यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरख्वास्त देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साथ साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाको दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं कि जिससे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। यहाँ पे लेखक के जो पहले मित्र है यानी वो ईसाई पादरी है, वो 36 वर्ष के है और वो 36 वर्ष से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करते रहे। उनका ये जवाब होता है कि यहाँ पे लोगों को जब नौकरी चाहिए होती है तो वो बहुत ही आदर सम्मान के साथ नौकरी लेने के लिए हर वो कार्य करता है कि उनको वो नौकरी मिल जाए। और बहुत सारे वादे भी करेंगे कि हाँ मुझे ये काम मिलेगा तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मगर जब हमको वो नौकरी मिल जाती है, हमको काम मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं कि वो काम को हम पूरी श्रद्धा के साथ दिल लगा के नहीं करते हैं। बाद में वो काम में ही हम खराबी निकालने लगते हैं और जो अपने मालिक होते हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और फिर काम करते करते वो अपने आप को ऐसा मानने लगते हैं कि जैसे कि वो काम नहीं करेंगे तो ये घर संसार उनके चलेगा नहीं। अगर वो काम छोड़ देंगे तो सारा संसार क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ये है लेखक के पहले दोस्त की पहला उत्तर। इसके आगे हम पढ़ेंगे। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयोग पद पर स्थान चाहता है। यहाँ अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की ओर, दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी रास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक ना कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। सर्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेष्ठ कार्य है। यह आदेश हम भूल गए। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। यहाँ पे लेखक जो है पादरी की बात कहते हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमको अपने काम पे गर्व होना चाहिए।
कि हमारे को हमारा काम जो है पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जैसे कि एक टीचर है तो टीचर का काम बड़ी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। कोई भी सरकारी गवर्नमेंट हो या छोटा मोटा रोज़गार ही क्यों ना हो, चाहे वो जैसे कि यहाँ पे बताया है कि बढ़ई जो है अपने औजार की बहुत देख रेख करता है, और जो दूसरी दुकानें होती जैसे कि नाई की दुकानें, छोटी मोटी दुकानें जो भी होती, तो वो अपनी दुकानों की क्या करता है, पूजा करता है। जब सुबह में दुकान खोलते हैं तो उसके पहले हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो तो वो पूजा करता है कि दिन भर हमारा अच्छा काम हो, पे हमारा धंधा हो, ऐसा ये सोचता है। मगर यहाँ पे इंसान क्या करता है, जो हमारे काम है वो नहीं करता, दूसरों का काम करता है। अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करते हैं, तो फिर हम कहाँ से सुख रह सकते हैं? इसके लिए कहते हैं, और फिर दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसके लिए पहले जो हमारा काम है हमको पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ उसको करना चाहिए, और हमको हमारे काम में हमको खुद को गर्व करना चाहिए कि चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, चाहे छोटा से छोटा मजदूर क्यों ना हो, उसको अपने काम में गर्व होना चाहिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे, एक दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। ना जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मित्र हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की समष्टि की तरफ जो कर्तव्य है उसे हम नहीं जानते, जो काम उठाया है उसे करना चाहिए। यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो ना मेज़बान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे, ना मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, ना गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, ना धोबी और दर्जी को विश्वास है। यहाँ पे कवि के लेखक के दूसरे मित्र है जो सरकारी गवर्नमेंट नौकरी वाले हैं, जो ICS ऑफिसर है। 30 वर्ष से वह अधिक भारत में नौकरी कर रहे हैं, और उसके बाद वापस स्वदेश गए। उसके बाद वो फिर से स्वदेश चले गए। लेखक जो है उनसे फिर से वही सवाल करते हैं, तो वो जवाब देते हैं कि आप लोग जो है जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ ये है कि वो बताते हैं कि हमको कोई भी काम हो व्यक्ति को वो कर्तव्य समझ के करना चाहिए। जो काम करा जाए या उठाया जाए, कुछ भी काम हो, उसके जो गुण हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। आजकल लोगों पे विश्वास नहीं रह गया है कि जैसे कि यहाँ उदाहरण लेखक ने बताया कि जब खाने की दावत होती है तो जो मेज़बान होते हैं वो समय जो मेज़बान जो होते तो वो समय से नहीं जाते, और जो मेहमान के ऊपर भी मेहमान को भी विश्वास नहीं होता है कि हम टाइम से जाएंगे तो हमको खाना मिल जाएगा। धोबी दर्जी जो है जैसे कि उनको सिलाई में कपड़ा दिए रहते हैं, तो उनके ऊपर भी हम विश्वास नहीं करते कि हमको क्या कहते हैं सही टाइम पे ये कपड़ा सिल के देगा। और ना ही धोबी दर्जी भी ये भी हम पे विश्वास करते कि अगर हम इनको सही टाइम से कपड़ा सिल के दे दिए तो क्या ये हमको हमारा वेतन सही टाइम से दे देंगे। तो यहाँ पे उनके जो दूसरे मित्र हैं वो यहाँ पे विश्वास के बारे में कहते हैं कि अपना काम जो है हमको हमारी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। दाम मिल जाएगी, यानी धोबी जो है अगर सही समय पे कपड़ा देंगे तो क्या उनको सही टाइम पे दाम मिल जाएगा। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठकर मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर
धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ को शोर न मचाएगा। ना और प्रकाश से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख ना फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का ना देगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह ना छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय हैं और अस्पर्शीय हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए। आत्मन प्रतिकूलनी परेशान न समाचेरत, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यहाँ पे उनके मित्र जो है कहते हैं कि क्या हम रेलगाड़ी में अगर चढ़ जाएंगे, पहले से चढ़ जाएंगे, तो जो मुसाफिर जो बैठे हुए पहले से, क्या वो हमें जगह देंगे? और हम वहाँ अगर हम रेलगाड़ी में चढ़ जाएंगे तो क्या हम दूसरों को उठाकर खुद बैठ जाएंगे और शोर नहीं मचाएंगे? सड़क पे चलने वाले के ऊपर भी विश्वास नहीं होता कि हमारे आगे जो इंसान चल रहा है वो इस तरह से छाता खोलेगा कि उसकी नोक जो है हमारी आँखों में आके लग जाएगी, और पीछे चलने वाले का धक्का कहीं मुझे लग गया तो? केले, नारंगी के छिलके अगर रोड पे, सड़क पे सुई, पिन ये सब फेंकेंगे या रास्ते पे फेंकेंगे तो उससे हमको क्या होगी? तकलीफ़ होगी। क्या हमको यह विश्वास होता है कि सड़क पे केले के छिलके नहीं होंगे, नारंगी के छिलके नहीं होंगे, सुई नहीं होगा, पिन नहीं होगा? हमको विश्वास नहीं है। इससे क्या होगा? दूसरों को कष्ट होगा। क्या हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो क्या उसको सही टाइम पे हम उसके बोले हुए समय पर हम उसको वापस कर देते हैं? नहीं। यहाँ सिर्फ जो है लेखक के दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं कि इंसान सिर्फ अपने आराम के लिए सब चीज़ करता है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के प्रति भी अपना एक कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम दूसरों से किसी से कोई भी चीज़ लिए हो उसको सही टाइम से वापस कर दो, उनको कोई तकलीफ़ ना होने दो। यहाँ पे जो है हम जो है क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यहाँ पे इनके मित्र जो है, दूसरे मित्र, उन्होंने ये अपनी सोच बताई। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। अब जो तीसरी जो व्यक्ति है वो कौन? एक स्त्री है। 7-8 वर्ष से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रहा है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए वे सब आर्थिक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रमी ही ना करेंगे तो सफलता कैसे पावेंगे? आरंभ स्वर में तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। इस कारण ना हम अपने रोजगार में और ना अपने गृहस्थी संबंधों या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने झिकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। यहाँ पे जो तीसरा व्यक्ति कौन है? वो एक स्त्री है। तो लेखक जो कहते हैं कि क्यों ना मैं इनसे भी ये सवाल का उत्तर लूँ। वो 7 से 8 वर्ष से जो है भारतीय बनकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से भारत की सेवा कर रही है, और असहयोग आंदोलन में वो जेल भी हो चुकी है।
बहुत सारे उनके पास एक्सपीरियंस भी है, कार्य क्षेत्रों में उन्होंने काम भी किया है, तो क्यों ना इनको भी घेरा जाए। तो वो जवाब देती हैं कि आप लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। श्रम यानी मेहनत करना, कि मेहनत का जो महत्व है, मेहनत की जो इम्पोर्टेंट है, हम वो भूल चुके हैं, हम उसको पहचानते ही नहीं है। कि मेहनत करना सिर्फ मरभूकों का काम समझ रखा है कि मेहनत जो है खाली वो गरीब मजदूर जो भूखे गरीब होते खाली उन्हीं लोग मेहनत करते नहीं। ऐसा वो जो स्त्री वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है। जो आज बड़े बड़े लोग जो ऊंचे पाए पर आज खड़े हुए हैं, तो क्या वो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं? नहीं, उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी मेहनत करी होंगी, बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करके आज वो बड़े बने होंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे हमारे रोज़गार में, तो कहाँ से हमको क्या कहते तरक्की मिलेगी। बस हमारे को बस यही है कि हम रोने पीटने लगेंगे कि हाँ हमारा काम नहीं होता, हमारे को ये प्रॉब्लम है, हमारे को वो प्रॉब्लम है। पर ऐसा नहीं होता। हमको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और ना ही मेहनत करने से कभी पीछे हटना चाहिए। हमको हमेशा अपने काम में श्रम रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये स्त्री का ये आंसर होता है। इसके आगे चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री थी। अब जो चौथे व्यक्ति है वो भी एक बड़ी स्त्री थी, वृद्ध यानी सीनियर सिटीजन। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री है। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथे लेकर मर गए। इसी कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पैसों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अब जो चौथी व्यक्ति है वो कौन है? वृद्ध स्त्री है, सीनियर सिटीजन है। वो जो है अब उनके पिता की दादी थी। पितामही यानी पितामही तुल्य यानी दादी, पिता से जुड़ी हुई, क्या कहते हैं दादी। लेखक ने उनको बहुत तंग किया था और वो 40 साल तक हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए। इसलिए उन्होंने उनसे भी ये सवाल किया कि हमारा आखिर क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं हो रही है। उन्होंने शॉर्ट में आंसर दिया कि हम लोग में उदारता नहीं है। फिर उदाहरण देकर कहती है कि यहाँ पे जो लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अगर कोई नवयुवक या नौजवान क्या कहते
कोई भी फील्ड में आगे आता है, आगे बढ़ता है न्यू जनरेशन, तो जो ओल्ड जनरेशन होती है तो वो उनको जो है दबा देते हैं, उनके कामों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो जो ओल्ड जनरेशन जो होती है, ओल्ड पीढ़ी होती है पुरानी, तो वो अपने आप को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, जो न्यू जनरेशन होती है उनको नहीं। इस तरह से वो एक उदाहरण कहती हैं कि जैसे कि पिता जो है अगर वो अपने घर के काम या कोई भी काम अगर अपने बेटे को नहीं बताएगा तो उससे क्या होगा, उसके घर कुटुंब के यानी घर परिवार का जो वातावरण है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो बड़े बड़े विद्या यानी जो बड़े बड़े फिलोसोफर है, वैज्ञानिक है, आविष्कार है, उसे साइकोलॉजिक है, ये सब जो है ये चले गए, मगर उनके साथ जो क्या कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो उनके काम होते हैं, अगर वो किसी को हम ज्ञान देकर जाएंगे तो वो उनके साथ साथ उनके ज्ञान जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे वृद्ध स्त्री बताती है कि यहाँ पे इंसान एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और इससे ये पता चलता है कि इस वजह से हमारा काम जो है क्या होता है, वो बिगड़ जाता है। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम ना उठाकर और अपने काम में गर्व ना रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ना अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दचित होकर पश्चिम के साथ उसे स्वयं ना कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को ना सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों को बतलाया। उन सबको मिलकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवाद सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्य और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतश्री समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन को संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों ना हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों ना हो, तो हमारा देश एकदम जग उठेगा। उसके साथ उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। लास्ट में लेखक जो कहते हैं कि मेरे चारों दोस्त ने अलग अलग उत्तर दिए कि यहाँ हम अपनी जिम्मेदारी भूल गए, हमारा कर्तव्य क्या है वो हम भूल गए, हमको अपने काम में गर्व होना चाहिए वो हम भूल गए, और अगर हम एक दूसरे को सिखाएंगे नहीं तो हमारी लाइफ जो है, हमारा देश जो है वो बहुत पीछे रह जाएगा। एक दूसरे को हम सिखाकर हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि खुद का नाश करेंगे, खुद को नष्ट करेंगे। तो ये चारों जवाब मिलाकर कवि कहते हैं कि सबको मिलकर हमको अपना देश भारतीय के नागरिकों को अपना कर्तव्य और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े बड़े देश में बड़े से बड़े नेता है,
मगर हम उनको साधारण उनसे कोई फ़ायदा हम उनसे नहीं लेते, खाली उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। मगर अगर हम उनसे कोई अच्छा काम करवाए या हम उनसे खुद बोले कुछ भी काम हो, हम उनकी हेल्प ले या उनके ज़रिए, तो हमको हमारा काम जो है, हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। देश आगे बढ़ाने के लिए हमको मेहनत करनी चाहिए, श्रम करने चाहिए। खाली बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े भाषणों से देश आगे नहीं बढ़ सकता कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा। जैसे कि इलेक्शन होता है तो नेता जो है जब जाके नेता दिखाई देते हैं गलियों में, चालियों में, जैसे कि मोहल्लों में, रोड पे इस तरह से आएंगे कि हाँ हम इस बार जीत जाएंगे, तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम सड़कें बनवा देंगे, पानी की सुविधा जो है सही हो जाएगी, ये वो बहुत सारे वादे करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद जो है वो 5 साल 3 साल जैसे अलग अलग इलेक्शन होता है, म्यूनसिपाल्टी होता है, दिल्ली का होता है, अलग अलग इलेक्शन होता है 5 साल का 3 साल का, तो वो उतने साल वो दिखाई नहीं देते और अपने जो सारे वादे होते हैं वो सब भूल जाते। इसलिए कहते हैं कि खाली बड़े बड़े व्याख्यान देने से भारत देश आगे नहीं होगा, उसको हमको पूरा भी करना चाहिए। हमको भारत देश की जो गरिमा है उसको किसान, मजदूर, दुकानदार, सब शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस, सब लोग मिल के अगर हम एकता हो के भारत देश के बारे में सोचेंगे तो ये हमारा देश जो है वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। और हम ये सोचें कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो हम कुछ नहीं होने वाला, किसी दूसरे के प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। यानी हम किसी दूसरे की हेल्प लेकर कुछ चाहेंगे कि हमारा देश आगे बढ़े तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ लास्ट में कवि कहते हैं कि देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है। इन देश में जो रहने वाले नागरिक हैं उनकी ज़रूरत है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य नहीं। यानी जैसे कि बाहर से आने वाले, विदेशों से आने वाले जो आते हैं, क्या कहते हैं, टूरिस्ट बन के घूमने के लिए, जैसे कि अभी यहाँ फ़िलहाल ट्रम्प आए थे तो वो यहाँ पे आए थे, फिर एक बिजनेस करते हैं। हमारे मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से जैसे बात करी कि हाँ, यानी इस तरह से आते हैं, तो उनके ज़रिए हमको हमारे देश को आगे नहीं बढ़ाना है, हमको खुद मेहनत करके अपने देश की तरक्की करना है। हम जो भारत के नागरिक हैं, हम सबको एकता हो के हमारे देश की गरिमा और नागरिकता को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा।